नमस्कार दोस्तों, मैं तेरस यादव आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल नित्या हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आप सभी को पता है इस चैनल के माध्यम से UGC नेट सेट TGT PGT की तैयारी होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में 4 अक्टूबर को CG सेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं। दोस्तों, कल आप लोगों ने देखा कि हमने CG सेट का 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से 50 प्रश्न सॉल्व किए थे और बाकी का जो 50 प्रश्न बचा है उसे आज सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बाकी का बचा 50 प्रश्न हल करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। पार्वती और मिश्रानी किस उपन्यास के पात्र हैं? तो आप लोग बताइए कि पार्वती और मिश्रानी किस उपन्यास के पात्र हैं। पहला मैला आंचल, दूसरा राग दरबारी, तीसरा देवरानी जेठानी की कहानी, चौथा दिव्या। 51 नंबर का सही आंसर बताइए आप लोग। पार्वती और मिश्रानी देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास की पात्र हैं। अगला है डेरा जट्टा गांव में बसे हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के जिंदगी पर आधारित कृष्णा सोबती का उपन्यास है। ए मित्रों मरजानी, बी जिंदगीनामा, सी समय सरगम, डी चारों के चार। आप लोग देखना कि जो भी उपन्यास, कहानी, निबंध लगे हुए हैं वो आपके जो सिलेबस में हैं उसको पहले देखना कि कौन सा आपके सिलेबस में लगा है। प्रश्न देखेंगे उसके बाद आप लोग देखना कि सिलेबस में जो उपन्यास लगा है उसको ध्यान से देखना। तो यहाँ पर इसका 52 नंबर का सही आंसर हो जाएगा जिंदगीनामा। डेरा जट्टा गांव में बसे हिंदू, मुस्लिम और सिख समुदाय के जिंदगी पर आधारित कृष्णा सोबती का एक उपन्यास है जिंदगीनामा और यह हमारे सिलेबस में भी लगा है। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना। अगला है नरक कुंड में बास, यह किस उपन्यास का दूसरा खंड है? धरती धन्ना अपना, राग दरबारी, मुर्दहिया, मानस का हंस। तो बताइए आप लोग की सही आंसर क्या होगा। नरक कुंड में बास का उपन्यास का दूसरा खंड कौन सा है? बताइए 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा धरती धन्ना अपना। नरक कुंड में बास जो है धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है। अगला देखते हैं 54 नंबर। बहुत पढ़े लिखे से आदमी की बुद्धि कुछ ऐसी निर्बल हो जाती है कि बड़े बड़े फिलासफर छोटी बातों में चक्कर खाने लगते हैं। उपयुक्त पद किस उपन्यास से लिया गया है? ए शेखर एक जीवनी, बी परीक्षा गुरु, सी कर्मभूमि, डी गोदान। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए कि क्या होगा। 54 नंबर का सही आंसर है बी परीक्षा गुरु। बहुत पढ़े पढ़ने लिखने से आदमी की बुद्धि कुछ ऐसी निर्बल हो जाती है कि बड़े बड़े फिलोसफर छोटी बातों में चक्कर खाने लगते हैं। इसका सही आंसर होगा परीक्षा गुरु। आगे देखते हैं सतगुरु सेवा सत्य करी, माने सत्य विचार, सेवक चेला सत्य से जो गुरु वचन निहार। उपयुक्त पद किस उपन्यास से ली गई है? ए गोदान, बी झूठा सच, सी मैला आंचल, डी राग दरबारी। बताइए 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सी मैला आंचल। अगला है तमस उपन्यास को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में मिला? सन 1975 ईस्वी, सन 1970 ईस्वी, सन 1977 ईस्वी, सन 1973 ईस्वी। बताइए 56 नंबर का सही आंसर क्या होगा। तमस उपन्यास को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था? इसका सही आंसर होगा 1975 ईस्वी। अगला देखते हैं निम्नांकित उपन्यासों को उसके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। एक साइड है उपन्यास और एक तरफ है पात्र। राग दरबारी, शनिचर, मैला आंचल, लीजा, तमस, निपुणिका, बाण भट्ट की आत्मकथा, डॉक्टर प्रशांत।
तो दोस्तों आप लोग देखना कि जितने भी कूट वाले प्रश्न आएंगे उसे ध्यान से सॉल्व करना, क्योंकि आप लोग कूट वाले प्रश्नों को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और अक्सर जो छात्र हैं इसी पर गलती करते हैं। आप लोगों को उपन्यास का पात्र याद होगा, अगर एक भी पात्र याद है तो उससे आप लोग मिला सकते हैं। तो आप लोग सॉल्व कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सी। एक मिनट, इसका सही आंसर है सी। तो आप लोग देखिए, राग दरबारी का कहाँ है, शनिचर। मैला आंचल का है डॉक्टर प्रशांत। तमस का है लीजा। और बाढ़ भट्ट की आत्मकथा का है निपुणिका। आप लोग ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर सही आंसर देना एग्जाम हॉल में। अगला देखते हैं, रेत समाधि उपन्यास किसकी रचना है। संजीव, रणेंद्र, मृदुला गर्ग, गीतांजलि श्री। तो बताइए कि रेत समाधि किसकी उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 58, गीतांजलि श्री। इसका सही आंसर है डी, गीतांजलि श्री। आगे देखते हैं, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का केंद्रीय चरित्र। बाढ़ भट्ट का जन्म किस वंश में हुआ था। वात्स्यायन वंश में, गुलाम वंश में, चोल वंश में, पल्लव वंश में। तो बताइए, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा उपन्यास का केंद्रीय चरित्र जो बाढ़ भट्ट है उनका जन्म किस वंश में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा वात्स्यायन वंश में। अगला है, गोदान उपन्यास में कुल कितने प्रकरण हैं। तो आप लोग जितने भी उपन्यास, निबंध, नाटक लगे हुए हैं, अन्य गतिविधियाँ यूनिट 5 से लेकर यूनिट 10 तक जितने भी रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष, उनका प्रकरण, कौन कितने छंदों में हैं, कितने मतलब कि इसको देख करके जाना है आप लोगों को कि कौन कौन से जो नाटक, उपन्यास, निबंध है वो कितने प्रकरणों में और कितने छंदों में बटा हुआ है। तो हम लोग कहाँ थे, गोदान उपन्यास में कुल कितने प्रकरण हैं। तो बताइए आप लोग, गोदान उपन्यास में 36 प्रकरण हैं। अगला है, दुलाई वाली कहानी में कहाँ से कहाँ तक की यात्रा की घटना को केंद्र में रखा गया है। ए मिर्ज़ापुर से इलाहाबाद, बी इलाहाबाद से गाजीपुर, सी काशी से इलाहाबाद, डी इलाहाबाद से काशी। तो बताइए, आप लोग यूनिट 7 अगर पढ़े होंगे तो दुलाई वाली सही आंसर है काशी से इलाहाबाद। अगला देखते हैं, राही कहानी में राही किस जुर्म में जेल में बंद होती है। ए सोना चोरी करने के जुर्म में, बी अनाज चोरी करने के जुर्म में, सी दवा चोरी करने के जुर्म में, डी कलम चोरी करने के जुर्म में। इसका सही आंसर है अनाज चोरी करने के जुर्म में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ है कहानी, एक तरफ है प्रकाशन वर्ष। मैं हार गई 1968, 3 निगाहों की एक तस्वीर 1966, यही सच है 1957, एक प्लेट सैलाब 1959। यहाँ पर इसका विकल्प दिया गया है, थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। अब बताइए आप लोग कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो 63 का सही आंसर है सी, मैं हार गई 1957, 3 निगाहों की एक तस्वीर 1959, यही सच है। तीसरा का क्या है, दूसरा 1966, एक प्लेट सैलाब का है 1968। देखिए आप लोग की कूट वाले कितने प्रश्न आए हैं। अगला देखते हैं, जैनेंद्र की कहानियों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम क्या है। वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, फांसी, फांसी, एक रात, वातायन, नीलम देश की राजकन्या। तो इसका आप लोग कालक्रम देखना प्रकाशन वर्ष के अनुसार कि कौन सा है। तो बताइए, 64 का सही जवाब होगा सी, सी, फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात। अगला देखते हैं, अपना अपना भाग्य कहानी में लेखक अपने मित्र के साथ कहाँ बैठा रहता है। रायपुर के किसी सड़क पर, इलाहाबाद के किसी सड़क पर, हरिद्वार के किसी सड़क पर, नैनीताल के किसी सड़क पर।
तो बताइए आप लोगों में से कितने लोगों ने अपना अपना भाग्य पढ़ा है। यहाँ हम लोग देखें कि कहानी से अभी तक 3 प्रश्न बन चुके हैं, तो आप लोग हर एक यूनिट को ध्यान से पढ़ करके जाना। तो बताइए 65 का सही आंसर होगा नैनीताल के किसी सड़क पर। अगला देखते हैं, परिंदे कहानी की नायिका लतिका किस स्कूल में शिक्षिका है? कोलकाता के कॉन्वेंट स्कूल में, मध्य प्रदेश के कॉन्वेंट स्कूल में, नागपुर के पब्लिक स्कूल में, कुमाऊं के कॉन्वेंट स्कूल में। बताइए आप लोग 66 का सही आंसर क्या होगा? डी, कुमाऊं के कॉन्वेंट स्कूल में। अगला देखते हैं, चीप की दावत में चीप किसके घर दावत पर जाता है? श्यामनाथ, सामनाथ, रामनाथ, सोमनाथ। तो बताइए कि चीप की दावत में किसके घर जाता है? ये यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन गए कहानी से। तो सामनाथ के घर जाते हैं। अगला देखते हैं, गफूर ने कहा आप बेफिक्र रहे पेक्टसा, मैं अपने मकान पत्नी को भी भेज दूंगा दिमाग के लिए, खिदमत के लिए। किस कहानी की उक्ति है? राही, राजा निर्बंसिया, कानों में कंगना, इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर। तो इसका सही आंसर होगा इंस्पेक्टर मतादीन चांद पर। लोग देखिए कि कहानी से ही लगातार क्वेश्चन आए हैं यहाँ पास। अगला देखते हैं, गैंग्रीन। गैंग्रीन कहानी में मालती के पिता का क्या नाम है? रामेश्वर, सोमेश्वर, कमलेश्वर, महेश्वर। गैंग्रीन कहानी में मालती के पिता का नाम क्या है? ये क्वेश्चन गलत बना दिए हैं दोस्तों, क्योंकि गैंग्रीन कहानी में कहीं पास भी जो मालती है उसके पिता का उल्लेख ही नहीं है। तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि इनका पिता क्या नाम है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं। कोसी का घटवार कहानी में गुसाई कितना आटा लक्ष्मा के आटे में मिला देता है? 5 सेर आटा, 1 सेर आटा, 3 सेर आटा, 2-2.5 सेर आटा। तो बताइए कि लक्ष्मा के आटे में कितना सेर आटा मिला देता है? इसका सही आंसर है 2-2.5 सेर आटा। अगला देखते हैं, महाभोज नाटक में जिस गांव में घटना घटित होने का उल्लेख किया गया है उसका नाम क्या है? सरोहा, कलछी, रामपुर, अकोला। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सरोहा। आगे देखते हैं, यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है, वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई है। यह कथन किस नाटककार द्वारा अपने नाटक के संबंध में कहा गया है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बकरी नाटक, मन्नू भंडारी, महाभोज, शंकर शेष, एक और द्रोणाचार्य, धर्मवीर भारती, अंधा युग। बताइए, यह नाटक हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है, वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती है। इसका सही आंसर बताइए आप लोग। इसका सही है ए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बकरी नाटक में। अगला है, रामगुप्त ध्रुव स्वामी को किसे उपहार में देने के लिए तैयार हो जाता है? शिखर स्वामी को, सकराज को, यमराज को, चंद्रगुप्त को। बताइए आप लोग। ये यूनिट 8 का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है यहाँ से। किसको दे देता है रामगुप्त ध्रुव स्वामी को? तो यहाँ सही आंसर है सकराज को। अगला देखते हैं, अंधेर नगरी के किस दृश्य में बाजार का चित्रण हुआ है? ए, चौथा अंक, बी, 5वां अंक, सी, दूसरा अंक, डी, तीसरा अंक। तो बताइए, अंधेर नगरी नाटक में बाजार का जो चित्रण हुआ है, बाजार का वर्णन हुआ है, वो कौन से दृश्य में हुआ है? 74 नंबर का बताइए, दूसरा दृश्य में। अगला देखते हैं, यह कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करे, आस्था तुम लेते हो, लोग अनास्था कौन? यह कथन अंधा युग के किस पात्र का है? ए, संजय का, बी, याचक का, सी, विदुर का, डी, अश्वत्थामा का।
तो आप लोग बताइए कि 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है सी विदुर। अगला देखते हैं। राजनीति और साहित्य की टकराहट तथा राजसत्ता बनाम सर्जनात्मक किस घटना की केंद्रीय विषय वस्तु है। ए सिंदूर की होली, बी आषाढ़ का एक दिन, सी महाभोज, डी अंधा युग। क्वेश्चन नंबर 76 का सही जवाब दीजिए। आषाढ़ का एक दिन। अगला है, दो आदमी जितना ज़्यादा एक साथ रहे एक हवा में सांस ले उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करे। कथन आधे अधूरे नाटक के किस पात्र का है। स्त्री का, पुरुष एक का, बड़ी लड़की का, छोटी लड़की का। क्वेश्चन नंबर 77 का सही जवाब दीजिए। दो आदमी जितना ज़्यादा साथ रहे एक हवा में सांस ले उतना ही ज़्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करे। सही आंसर होगा बड़ी लड़की का। अगला देखते हैं। कार्नेलिया किस नाटक की पात्र है। स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु। ये चारों रचनाएं किनकी है। जयशंकर प्रसाद जी की। बताइए इसका सही आंसर क्या है। सी चंद्रगुप्त। अगला है, अंजो दीदी नाटक के दोनों अंकों के बीच कितने वर्ष का अंतराल उल्लेखित है। ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। बताइए अंजो दीदी नाटक में जो दोनों अंक है उसके बीच में कितने वर्ष का अंतराल है। 20 वर्ष का। अगला है, महाभोज नाटक में कुल कितने दृश्य है। 7 दृश्य, 8 दृश्य, 11 दृश्य, 12 दृश्य। बताइए महाभोज नाटक में कुल कितने दृश्य हैं। सी 11 दृश्य। अगला है, कुबेरनाथ राय के निबंधों को प्रकाशन के वर्ष के क्रम के अनुसार सुमेलित कीजिए। देखिए, प्रिय नीलकंठी 1972, रस आखेटक 1971, गंधमादक 1973, निषाद बांसुरी 1969। इसका सही आंसर बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 81 का सही जवाब है ए प्रिय नीलकंठी 1969। उसके बाद है रस आखेटक 1971, गंधमादक 1972, निषाद बांसुरी 1973। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, जातीय संस्कारों को ही संस्कृति कहते हैं। बी, संस्कृति शब्द का संबंध संस्कार से है जिसका अर्थ संशोधन करना, उत्तम बनाना, परिष्कार करना। सी, हमारे यहाँ की आध्यात्मिकता मन और बुद्धि से परे जाती है। वह आत्मा का साक्षात अनुभव करना चाहती है। डी है, हमारी रहन सहन, पोशाक आदि सभी बातें जाति परिस्थिति, देश के वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित नहीं है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये देखिए कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 82। इसका सही आंसर है डी, हमारी रहन सहन, पोशाक आदि सभी बातें जातीय परिस्थिति, देश के वातावरण और देश की भावनाओं से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर होगा डी। अगला है, संवाद और एकलाप के निबंधकार का नाम बताइए। अशोक वाजपेयी, मलयज, रमेश कुंतल मेघ, रमेश चंद्र शाह। तो बताइए 83 नंबर का सही आंसर होगा मलयज, बी। अगला देखते हैं, निम्न रचनाओं को उनके रचनाकार से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है रचना, एक तरफ है रचनाकार। सफ़र, सुहाने, क ख ग, साहित्य समाज का दर्पण, चैत चित मन महुआ। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मिलान कीजिए।
छूट वाले बहुत सारे प्रश्न दिए हैं दोस्तों, आप लोग एकदम अच्छे से देख करके जाना। एग्ज़ाम हॉल में इस पे एकदम गौर करके बनाना कि कौन सा क्या आएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर देना आप लोग। इसका सही आंसर है डी, सॉरी, इसका सही आंसर होगा डी। अगला देखते हैं। सच कहा जाए तो आर्य संस्कृति की सुंदरता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं। उक्त पंक्ति किस निबंध से ली गई है? ए संस्कृति और सौंदर्य, बी अशोक के फूल, सी उड़ जाग मुसाफिर, डी मजदूरी और प्रेम। तो आप लोग बताइए कि किस निबंध से लिया गया है? ए संस्कृति और सौंदर्य। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। बी काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम नहीं लेना पड़ता। डी कविता तो भाव प्रसार द्वारा कर्मण्य के लिए कार्य क्षेत्र और विस्तार कर देती है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 86 का है सी, कविता में भाषा की सब शक्तियों से काम नहीं लेना पड़ता। अगला देखते हैं। भारत की उन्नति कैसे हो सकती है? निबंध का प्रकाशन वर्ष बताइए। ए 1880, बी 1860, सी 1884, डी 1889। क्वेश्चन नंबर 87 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है सी 1884। अगला है वास्तव में सृजन संपृक्त सावधान सतर्क सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह 30 और 40 के बीच उपयुक्त कथन किस निबंध से है? शिव मूर्ति, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, दिल्ली दरबार दर्पण, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। तो बताइए वास्तव में सृजन संपृक्त सावधान सतर्क सचेत और कर्मठ जीवन जो हम जीते हैं वह है 30 वर्ष और 40 वर्ष के बीच। उपयुक्त कथन किस निबंध से लिया गया है? उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। इसका सही जवाब है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। अगला देखते हैं। इनके निबंधों के प्राण भारतेंदु युग के हैं, शरीर द्विवेदी युग का। बाल मुकुंद गुप्त के विषय में यह उक्ति किस आलोचक ने कही? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी जयनाथ नलिन, सी रमेश कुंतक मेघ, डी राहुल संतक्रैन। 89 नंबर का सही जवाब दीजिए, बी जयनाथ नलिन। अगला देखते हैं। समकालीन हिंदी निबंध पुस्तक किस प्रकाशन से प्रकाशित हुई? ए वाणी प्रकाशन, बी साहित्य मंडल प्रकाशन, सी ज्ञानपीठ प्रकाशन, डी हरियाणा साहित्य अकादमी चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा हरियाणा साहित्य अकादमी चंडीगढ़। अगला देखते हैं। एक कहानी यह भी रचना में लेखिका के माँ की क्या विशेषता थी? ए वह धार्मिक स्वभाव की महिला थी, बी वह नास्तिक स्वभाव की महिला थी, सी वह विद्रोही स्वभाव की महिला थी, डी वह डरपोक स्वभाव की महिला थी। तो अगर आप लोगों ने यह यूनिट 10 पढ़ा होगा मनु भंडारी जी का, तो आप लोग इसका सही उत्तर दे सकते हैं। इसका सही आंसर है वह धार्मिक स्वभाव की महिला थी। अगला है माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, आत्मकथा। तो बताइए माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है?
आप लोगों ने जब माटी की मूर्तें पढ़ा होगा तब देखा होगा कि उसमें लिखा है कि इसमें 12 रेखा चित्रों का वर्णन है। तो यह किस विधा का है? रेखा चित्र का। अगला देखते हैं। फाइल चलने लगी, फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर को खाने पर दबे हुए आदमी के गिर्द बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने मामले को अपने हाथों में लेना चाहा। उक्त कथन किस पुस्तक का अंश है? आफुदरी, जामुन का पेड़, एक कहानी, यह भी आवारा मसीहा। बताइए फाइलें कहाँ चलने लगी थी? सही आंसर है बी, जामुन का पेड़। आगे देखते हैं। आगणिक उन्मादों के क्षण है, आगणिक अवसादों के क्षण है। प्रस्तुत पंक्ति किस आत्मकथा से ली गई है? ए, बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, सी, आफुदरी, डी, नीर का निर्वाण फिर से। आप लोग बताइए कि यह किस लेखक का रचना है चारों। और आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना कि चारों का प्रकाशन वर्ष क्या है क्रम से। बताइए क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर क्या होगा? क्या भूलूं क्या याद करूं। ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता रहता तो आप अपने सिलेबस में जो लगा रहता है उसी को लगा दीजिए। अगला है, भोला राम का जीव कहाँ अटका था? बताइए भोला राम का जीव कहाँ अटका था? कार्यालय में, पेंशन की फाइल में, साहब के कमरे में, घर में। तो इसका सही जवाब होगा पेंशन की फाइल में, क्योंकि उसको पेंशन नहीं मिला था, कितने सालों से चक्कर काट रहा था। अगला देखते हैं। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध ने स्तंभ के रूप में सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशन हेतु भेजी थी? वसुधा पत्रिका, पहल में, नया खून, ज्ञानोदय। बताइए एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध ने स्तंभ के रूप में सबसे पहले किस पत्रिका के प्रकाशन हेतु भेजी थी? 96 का सही जवाब दीजिए, नया खून में। अगला देखते हैं। लेखक के अनुसार माटी की मूर्तें में क्या चीज़ है? खूबसूरती, रंगीनी, जिंदगी, कठोरता। तो आप लोग बताइए कि लेखक के अनुसार और आपके अनुसार भी कि माटी की मूर्ति में क्या चीज़ है? सी, जिंदगी। अगला देखते हैं। दिनकर के मतानुसार निम्न में से संस्कृति के 4 अध्याय कौन कौन है? आर्य, द्रविड़, मुस्लिम और अंग्रेजी प्रभाव, आर्य मंगलोई द्रविड़ डच प्रभाव, आर्य द्रविड़ डच अंग्रेजी प्रभाव और आर्य तिब्बतीय मुस्लिम अंग्रेजी प्रभाव। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 98 का कि दिनकर के मत अनुसार निम्न में से संस्कृति के 4 अध्याय कौन कौन से हैं? इसका सही आंसर है आर्य, द्रविड़, मुस्लिम और अंग्रेजी प्रभाव। अगला देखते हैं। आफुदरी में लेखिका पर किस वाद का प्रभाव पड़ा? मार्क्सवाद, विखंडनवाद, फ्राइडरवाद, अनुमतिवाद। बताइए आफुदरी में लेखिका पर किसका प्रभाव पड़ा? इसका सही आंसर है फ्राइडरवाद। अगला है, प्रेमचंद घर में संस्मरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? सन 1936, सन 1940, सन 1944, सन 1945। तो बताइए प्रेमचंद घर में संस्मरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ है? सन 1944। सो दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं तक। हम लोगों ने देखा कि जो सीजी सेट का एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसका जितने भी क्वेश्चन है 1 से लेकर के 100 तक उसको हम लोगों ने हल कर लिया है। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से 1 से 2 बार पढ़ के जाना, क्योंकि PYQ लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और एग्ज़ाम कुछ ही दिन बचा है, ज़्यादा दिन नहीं है, तो आप लोग अपने तैयारी को बेहतर कीजिए। आप लोग अगर हिंदी विषय से हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे की जो वीडियो आएगा उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों को जो सीजी सेट का एग्ज़ाम हुआ है जितने भी मतलब कि 18, 19, 17, 24 का तो हो गया, 18, 19, 17 सारे करवाने वाली हूँ और आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाने वाली भी हूँ। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।
और हाँ दोस्तों, अगर सीजी सेट एग्ज़ाम को लेकर आप लोगों का किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट है या फिर आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछिए कि आप लोगों को कुछ दिक्कत अगर आ रही होगी। तो एग्ज़ाम तो चालू हो गया है, आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग जहाँ से है वहीं प्रॉपर चाहते हैं मतलब कि एग्ज़ाम दिलाना, तो आप लोग अभी से फॉर्म डालिए। अगर लेट में दिलाएंगे डालेंगे तो फिर आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर जो है वो दूर भी मिल सकता है और आप लोग बाद में बोलेंगे कि हम लोगों को एग्ज़ाम सेंटर दूर मिला था इसलिए हम लोग एग्ज़ाम दिलाने नहीं जा पाए। इससे अच्छा है कि जहाँ तक हो प्रयास करिए कि आप लोग एग्ज़ाम जल्द से जल्द ही मतलब कि फॉर्म जल्द से जल्द ही डाल लें, ताकि आप लोगों को जो एग्ज़ाम सेंटर है वो नज़दीक मिले। और आप लोग अगर इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।